नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सच्चे सफलता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वो बातें अब करीब करीब सही साबित होते हुए दिख रही है। राहुल गांधी ने तमाम सारी बातें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कही। वो सारी बातें कही जो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के मिजाज के साथ मेल नहीं खाता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या अब झोला उठाने के लिए भी 45 लोगों की जरूरत होगी? और जिन 45 लोगों को लाया जा रहा है, क्या वो सब के सब लोग झोला उठने से पहले अपना झोला उठा करके निकलने वाले हैं? कई सारे मौजूदा समय में आज के दौर में एक साथ आकर के जुड़ती हुई नजर आती है। क्या चुनावी हिंदुत्व के दौर में सोशल जस्टिस की बातें अब बेमानी हो गई? सामाजिक न्याय की बुनियाद की बात करने वाले लोग, खुद को पिछड़े वर्ग से आने और अति पिछड़े वर्ग से होने से दावा करने वाले लोग, क्या इस देश में आरक्षण के पूरे सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? राहुल गांधी लंबे समय से एक बात कहते रहे कि केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 आरक्षित कोटे से आते हैं। और इस तरह की बातें भी जब राहुल गांधी कहते हैं तो फिर राजनीति किस दिशा में जाती है? और जब राजनीति उस दिशा में जा रही है, लोकसभा चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन रहा है, तब भी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह के चाणक्य नीति के बूते किसी प्रकार चल रही तीसरे टर्म की सरकार आज के दौर में क्या झोला उठाने वाले अधिकारियों की फौज तैनात कर रही है? साहब, दरअसल केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन यूपीएससी के माध्यम से जारी किया है और यूपीएससी के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन के भीतर करीब 45 ऐसे अधिकारियों की टॉप लेवल पर तैनाती की बात कही जा रही है जो लेटरल एंट्री के माध्यम से बहाल किए जाएंगे। और अब ध्यान दीजिए, लेटरल एंट्री से बहाल किए जाने वाले इन सारे अधिकारियों का केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, आरक्षण की प्रक्रिया का पालन इसमें नहीं होने वाला है। किसी भी प्रकार की सोशल जस्टिस न तो अनुसूचित जनजाति जाति का कुछ भी प्रक्रिया का पालन नहीं, और न ही SC/ST का प्रक्रिया का पालन हो रहा है, और न ही EWS के आरक्षण की प्रक्रिया का पालन हो रहा है। ये सीधे सीधे नियुक्तियां हो रही है, लिटरल एंट्री। और राहुल गांधी यही बात बोलते रहे कि कास्ट सेंसस करवाइए, जाति जनगणना करवाइए। जाति जनगणना करा करके देखिए कि किस वर्ग की भागीदारी कितनी है, किस वर्ग तक संसाधनों की पहुंच कितनी है। और केंद्र सरकार ने 2017 से 2023 के दौरान, इसी नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के दौरान, 17 और 23 के 6 साल के दौरान करीब 52 संयुक्त सचिव इत्यादियों की नियुक्ति लेटरल एंट्री के माध्यम से किया। और उसमें किसी भी प्रकार के सामाजिक न्याय के मानदंडों का पालन नहीं किया गया। अब सवाल ऐसे में उठता है कि आखिरकार ये लोग झोला उठा करके कैसे भागेंगे? और झोला उठाने की प्रक्रिया में, या झोला उठाने करके चल देने की जो दावा करते जो लोग, उससे पहले ये लोग कैसे झोला उठाएंगे? क्या इसी प्रक्रिया के लिए इन सारे लोगों को लाया जा रहा है? ये एक ऐसा टेक्निकल पहलू है जिस बात को समझना आज बहुत जरूरी है। सबको पता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो भी अधिकारी होते हैं, उनका एक लंबा एक्सपीरियंस होता है, लंबा उनका PF कटता है। केंद्र सरकार के पास उनके तमाम तरह के जो है तमाम तरह के कमजोर नसें कहीं ना कहीं दबी हुई होती है। एक अकाउंटेबिलिटी से, वो जिम्मेदारी से बंधे हुए व्यक्ति होते हैं, वो आसानी से भाग नहीं सकते। वो जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ती है। लेकिन जो लोग 3 साल 4 साल के लिए, 5 साल 10 साल के लिए नियुक्त किए जाएंगे, लेटरल एंट्री के माध्यम से जो लोग नियुक्त किए जाएंगे, उनको भारत के सिस्टम के भीतर काम करने की, प्रशासनिक तंत्र के अधीन काम करने की कोई अनुभव नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को तो रोक लगाई जा रही है। वो सीधे बाहर से लाए जा रहे हैं। ज़्यादातर कॉरपोरेट के लोग होंगे। अगर किसी फाइल के ऊपर सिग्नेचर करके, दस्तखत करके, अगर किसी समझौते को, किसी डील को कराकर वो अपना झोला उठा करके अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद यहाँ से निकल जाए, और उसके बाद कोई जांच होती है, कोई मामला पकड़ा जाता है, कोई 2G स्पेक्ट्रम और कोल टाइप मामला आता है, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड टाइप मामला आता है, तो उन सारे मामलों के भीतर किस अधिकारी ने किया, ये बात जांच होगी। और जिस अधिकारी ने किया वो तो झोला उठाकर कब का निकल चुका है। तो ऐसे में सजा किसको दी जाए और जिम्मेदारी किसके ऊपर फिक्स की जाए? दरअसल ये झोला उठा करके भागने वाले लोगों की पूरी खेप तैयार करने की बारी है कि आखिरकार ऐसे लोगों को काम पर लगा दो जो काम भी कर जाए
और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आए तो वो भाग भी जाए, यानी निकल भी ले, और जब सोशल जस्टिस की नॉर्म्स को, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को, यही सारे बात राहुल गांधी लंबे वक्त से कहते रहे हैं कि इस भारत देश के भीतर संसाधनों के ऊपर किसका कब्जा है, संसाधनों से वंचित कौन है, राष्ट्र की योजनाओं का फायदा किन तक पहुंच रहा है, और जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है क्या उनको कोई आर्थिक सामाजिक डेटा कोई भारत सरकार के पास है आज मौजूदा दौर में। तो इन सारी बातों को लेकर के तमाम तरह के नैरेटिव राहुल गांधी के खिलाफ चलाए जाते हैं। और अब जब सोशल जस्टिस की बात इस तरीके से कहते धत्ता बताने की कोशिश है कि लिटरल एंट्री के नाम पर प्रशासन में चीज़ों को इस रूप में लाया जाए ताकि ऊपरी स्तर पर ही, यानी प्रशासनिक के ऊपरी प्रशासनिक स्तर पर भी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से अवरुद्ध होकर के रह जाए। काफ़ी उम्मीदें थी, मंडल कमीशन 1990 में आया, तत्काल उस पर रोक लगा दी गई। बाद में या फिर अंत में साल 1992 के अंत में इंदिरा सहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मंडल कमीशन के 27% आरक्षण के पक्ष में फैसला आया था। उसके बाद जो पहला बैच यूपीएससी का निकला, यानी अधिकारियों का जो पहला बैच निकला 27% ओबीसी आरक्षण के साथ निकला, वो साल 1994 का था। और साल 1994 के साल में निकले हुए लोग जिनकी भी सर्विस 30 साल बची होगी, उसको आपको पता होगा 30 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कोई आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी रैंक में, मुख्य सचिव रैंक में पहुंचता है। जब मुख्य सचिव रैंक में वो जब पहुंच जाता है तो उसके बाद या तो मुख्य सचिव बनेगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनेगा, या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अलग अलग मंत्रालयों का सचिव बनेगा। अब ऐसे में 2024 में यह मौका आ रहा था कि पहले बैच में कम से कम जो लोग सिलेक्ट हुए उसमें से जो लोग रिटायर्ड होने से बच गए होंगे अब तक, उनको सचिव स्तर तक जिम्मेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से यूपीएससी का बैच शुरू होता है, सबको पता है। जिस दिन लवासना मसूरी के अंदर यानी आईएएस ट्रेनिंग सेंटर में जिस साल बहाली होती है, उस साल 1 सितंबर को वो बैच की शुरुआत होती है, उसी दिन से ज्वाइनिंग मानी जाती है। 1 सितंबर 1994 को पहला बैच यूपीएससी का 27% आरक्षण वाले, उसमें आईएएस के मसूरी वाले, आईपीएस का पहला बैच हैदराबाद में बहाल हुआ, और आईआरएस का पहला बैच फरीदाबाद और नागपुर के ट्रेनिंग सेंटर में बहाल हुआ, और इसी तरीके से दूसरे अलग अलग सर्विसेज में हुआ। लेकिन 1 सितंबर 1994 को जो बहाल हुए जो लोग लवासना जो लोग गए 1 सितंबर 2024 को, यानी आज से करीब करीब 12-13 दिनों बाद, इस तरीके से कह सकते हैं 2 सप्ताह बाद, जो 30 साल की सर्विस उनमें से जो रिटायर्ड होने से बच गए होंगे, आप जो सर्विस में होंगे वो कम से कम चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी रैंक में आने का हकदार हो जाएंगे 2 हफ्ते बाद। उससे ठीक पहले लिटरल एंट्री का प्रोग्राम, ये कौन सा सामाजिक न्याय चल रहा है? स्वाभाविक है, देश में 4 जाति हैं, गरीब, महिला और तमाम तरह के बातों गिनाने वाले मौजूदा सरकार, और इस देश के भीतर सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को लेकर के जब विचार इस स्तर पे उठ गया हो, इस स्तर पे आप देख सकते हैं कि कई सालों से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया को नहीं माने जाने को लेकर के जो आरक्षण चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उस मामले पे हाईकोर्ट ने अपनी सहमति जता दी। 69,000 शिक्षक के परिणाम को रद्द कर दिया, उस रिजल्ट को रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने, और आरक्षण के संविधान के अनुरूप तय मानकों के अनुसार नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। अब इसके बाद ये बात समझने के लिए दूसरे बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत भी नहीं कि आखिरकार मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आखिर किस तरीके से, चाहे केंद्र हो या फिर राज्य हो, किस तरीके से वहाँ सामाजिक न्याय के मापदंडों का पालन कर रही है। और जब सामाजिक न्याय का मापदंडों का पालन करने के मामले में जब रवैया इस तरीका का है, तो फिर उस रवैये की अगली कड़ी आपने देखा, आपने इस क्लिप को भी देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से करीब 45 लेटरल एंट्री के माध्यम से टॉप लेवल के अधिकारियों के अलग अलग मंत्रालयों में, जी हाँ, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के अंदर डिसीजन मेकिंग के लेवल पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कोई आरक्षण नहीं है। स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई कर्मचारी भाग नहीं ले सकते, और इसके बाद ये सामान्य सी बात हो जाएगी कि इसके अंदर आएंगे कौन लोग? आएंगे वही लोग जो लोग कहीं ना कहीं कॉरपोरेट में नौकरी कर रहे होंगे, जो लोग इस देश के भीतर माधवी भुज की तरह होंगे,
माधवी भोज का नाम आपने सुना होगा। सेबी के लंबे अरसे के बाद सेबी के भीतर यूं कहे कि शायद पहली बार किसी गैर यूपीएससी नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड वाले की बहाली सेबी के चीफ के रूप में, सेबी के चेयरपर्सन के तौर पे हुई। माधवी भोज सेबी के अध्यक्ष, जिसको भारतीय विनिमय बोर्ड होती है ना, जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी, जिसकी पूरी उसकी जिम्मेदारी, उसके पूरे रेगुलेशन का जिम्मेदार माधवी भोज उस पद पे थी। क्या मामला हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आता है। विनोद अडानी के साथ कैसा रिश्ता है माधवी भोज का, सेबी चीफ का, किस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग की कथित प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। क्या माधवी भोज जैसे लोग इस प्रक्रिया के भीतर आने वाले हैं? ये सवाल इस दौर में बहुत बड़ा सवाल होता है, और ये सवाल इतना बड़ा होता है कि जिसका जवाब केंद्र सरकार देने के लिए तैयार नहीं होती है। पहली बात, जो आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को अलग अलग बिंदुओं पर संक्षेप में बात करने की कोशिश करते हैं। पहली बात कि अकाउंटेबिलिटी जी, किसी भी कंपनी को ठेका दे करके किसी फाइल पे सिग्नेचर करके ये लोग फिर निकल जाएं तो फिर इनको धरेगा कौन, पकड़ेगा कौन। दूसरी बात कि सामाजिक न्याय और आरक्षण की प्रक्रिया का क्या होगा ऐसे में। नंबर तीसरी बात कि आखिरकार माधवी भोज की तरह से ही दूसरे अन्य लोग इस तरह के सिस्टम के अंदर आएंगे, जो कहीं किसी विनोद अडानी या कहीं किसी और के साथ, तमाम तरह के लोगों के साथ अलग तरह के मामलों में कथित तौर पर संलिप्त पाए जाए। आखिर ये तमाम सारे सवाल आज के दौर में मौजूद इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ तो पारदर्शिता के लिए तमाम तरह के कानून देश में बनाए गए, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के लिए तमाम तरह के कानून इस देश में बनाए गए, और 1990 से लेकर के 2014 के बीच उत्तर रूप से सामाजिक भागीदारी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित की गई। क्या उस प्रक्रिया को अब अंत होने वाला है? अब सिलसिलेवार तरीके से देखिए, 1990 से लेकर के अब तक 1990 में मंडल कमीशन आया, यानी सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की, समाज के अंतिम वर्ग तक चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग की पारदर्शिता और शुचिता को सुनिश्चित करने के मकसद से 1991 के भीतर जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए 10 सेशन, वहाँ से चुनाव आयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। 1992 के भीतर आर्थिक सुधार के बाद के दौर में टैक्स रिफॉर्म की प्रक्रिया चली। उसके बाद रेगुलेटिंग अथॉरिटी यानी नियामक प्राधिकरण का दौर आया। इंश्योरेंस के लिए या दूरसंचार के लिए ट्राइयो, मतलब चाहे वो बैंकिंग के लिए बैंकिंग लोकपाल हो, हर जगह के ऊपर सरकार के ऊपर से कोशिश हुई कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर नियामक प्राधिकरण हो, ताकि जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, या फिर मतलब ज़्यादा पेचीदा होने से पहले सुलझाया जा सके, पारदर्शी तरीके से काम हो सके। इसी कड़ी में 2005-06 के दौरान RTI सूचना के अधिकार के माध्यम से भी आया। इसी कड़ी में सरकारी नौकरियों में जो मंडल कमीशन का आरक्षण VP सिंह ने दिया, उसका आगे विस्तार पेट्रोल पंप के पे गैस एजेंसियों के आवंटन में भी आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के भीतर अर्जुन सिंह के समय में 2006-07 के दौरान उसके भीतर भी आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ये तमाम सारी चीज़ें देखने को मिला। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, मुआवजे को लेकर के जो नीतियाँ थी उसके ऊपर भी जब राहुल गांधी बाइक पर चढ़ करके एक घटना था, उसमें जो उसके बाद केंद्र सरकार में एक नियम कानून बना था, आपको ध्यान होगा, मुआवजा की दरें तय किया गया। मुआवजा की दरें तय करने के बाद किसान के भूमि अधिग्रहण का मामला काफ़ी हद तक सुलझते हुए नजर आया। लेकिन जरा 2014 की बाद की परिस्थितियों को अगर देखें तो एक और ITI कानून के ऊपर RTI को स्वायत्त संस्था न मान करके, सूचना के अधिकार और सूचना आयोग को स्वायत्त संस्था को उसको न मान करके सूचना आयोग को क्या बनाया गया, राज्यसभा से बचाने के लिए लोकसभा से ही पास करा लिया गया कि वह भारत सरकार का अंग है, स्वायत्त अंग नहीं है। यह चुनाव आयोग CAG और सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है, ये सरकार के अधीन की एक संस्था है। और ऐसे में मनी बिल बना करके राज्यसभा से बचाने के लिए धन विधेयक बना करके लोकसभा से इसको पारित करा लिया गया। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की रवैया आप सबको पता है। ठीक इस प्रकार से इसके बाद की स्थिति देखिए तो आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर के कैसे अलग अलग समय में विचार विमर्श को दबाने की कोशिश की जाती है। हर जगह के ऊपर रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश, वो चंद कॉरपोरेट घराने के पक्ष में नीतियां बनाने की कोशिश, सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली जो धाराएं चल रही थी, जो परंपराएं चल रही थी, जो नियम कायदे बने हुए थे, उन नियम कायदों से परे जाकर
एक ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश जिस परिस्थिति में तमाम तरह के सोशल जस्टिस के पैरामीटर्स इस पर हावी होते हुए चले। अब उसी कड़ी के भीतर करीब 52 लोगों को 17 से 23 के दौरान तैनात किया गया। केंद्र सरकार के अंदर सचिव, उप सचिव जैसे पदों पे बिठाया गया। अब 45 यानी 45 लोगों को बैठाने के लिए सीधे सीधे यूपीएससी के माध्यम से नोटिस निकाला जा रहा है। तो राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं हो रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है, सरकार डेटा क्यों नहीं दे रही है, सरकार तो सामान्य जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों का विचार विमर्श बदल रहा है। यहाँ तक कि लाल किले से वन नेशन वन इलेक्शन की बात के प्रति प्रतिबद्धता जताने के 24 घंटे के भीतर जो चुनाव कार्यक्रम निकल के आता है उसमें भी 4 राज्यों की जगह किस्तों में चुनाव कराने की बात होती है, केवल 2 राज्यों की तारीख का ऐलान होता है। अपनी कही गई बात से भी 24 घंटे भी नहीं लगते, सरकार के कोई ना कोई अंग, सिस्टम का कोई ना कोई अंग पलटता हुआ नजर आता है। तो क्या इन परिस्थितियों के भीतर ये बात माना जाए कि पलटू राम शब्द केवल नीतीश कुमार पे ही चस्पा होता है, या फिर पलटू राम का जो टैग जो है सीधे सीधे मौजूदा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों और उनके अलग अलग अंगों के ऊपर भी, उसके ऊपर भी चस्पा होता हुआ दिखाई देता है। कई सारी परिस्थितियां मौजूदा समय में खड़ी हो चली है, जिसमें अब दिखता है कि झोला उठना तो तय है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कब झोला उठेगा, इस बात की, इसके समय को लेकर के, इसकी टाइमिंग को लेकर के भले ही लोगों की राय अलग अलग बन सकती है, लेकिन क्या झोला उठाने के पहले जो खेल किया जाना है और उस खेल के लिए केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी क्या उसके भीतर अपनी संलिप्तता को करने के लिए तैयार नहीं है, वो खुद इसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है क्या? लिहाजा ऐसे लोगों को शॉर्ट टर्म में एडहॉक अपॉइंटमेंट और लेटरल एंट्री के नाम से लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन सारे लोगों से फाइलों पे सिग्नेचर करवाओ, तमाम उल्टे सीधे काम कराकर और इनको झोला उठाने के पहले इनका भी झोला उठवा दो, या फिर झोला उठाने वाले लोगों की एक खेप ही तैयार कर दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में न तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को लेकर के कोई सवाल हो, और न ही झोले के भीतर क्या क्या डाला गया इसको लेकर के कोई सवाल पूछ सके। ये तमाम सारी परिस्थितियां मौजूदा समय में इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि झोला अब दरअसल बहुत भारी हो गया है, जो अकेले नहीं उठ सकता। लिहाजा इसके लिए 45 लोगों को लाने की जरूरत हो रही है। दूसरी ओर सामाजिक न्याय की प्रक्रिया से मुंह मोड़ने की, एक तरह से आज़ादी दिलाने के लिए ये लूपहोल जो ढूंढा जा रहा है ना, इस लूपहोल पे राहुल गांधी की नज़र बहुत पहले से पड़ गई थी। तो आने वाले वक्त में देखते रहिए आगे क्या होता है। हम एक एक खबर आपको, पल पल की खबर आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।